नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें लेकर आते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी लेकर आते हैं। चलिए सबसे पहले आपको अपने मेहमानों से परिचय करवा दे। बिटकॉइन मजूमदार है bmazumdar.com के, अनुज गुप्ता है वीपी है कमोडिटी एंड करेंसी IIFL सिक्योरिटीज से, रविंद्र राव हैं वीपी हेड हैं कमोडिटी रिसर्च कोटक सिक्योरिटीज से, और साथ ही आगे हमारे साथ सुरेंद्र मेहता साहब होंगे जो सेक्रेटरी है इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के, और शिवांशु मेहता भी होंगे MCX के बुलियन हेड है, जो गोल्ड रिफाइनर्स, जो डोमेस्टिक गोल्ड रिफाइनर्स है उनके इम्पैनलमेंट की जो चर्चा है उस पर आज एक अहम अपडेट लेकर वो खबर पर बात करेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात होगी गोल्ड और सिल्वर की, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में आज गिरावट काफी ज्यादा है। इस पर बात करते हैं सबसे पहले सुरेंद्र मेहता जी से। मेहता जी, गोल्ड और कितना सस्ता होगा अक्षय तृतीया से ठीक पहले? क्या आज 51,000 के नीचे भी भाव आता दिख रहा है आपको? विश्वमोहन जी, गोल्ड जो है एक रेंज बना रहा है $1867 से $1941 के बीच में। ये रेंज में गोल्ड लगभग इस हफ्ते कारोबार करने की उम्मीद है, और इसका यदि मैं इंडियन प्राइस से कन्वर्जन करूं तो 50,600 से 52,700 के बीच में गोल्ड इस हफ्ते ट्रेड कर सकता है। अक्षय तृतीया के पहले ये बेहतरीन मौका है गोल्ड खरीदने का, और मुझे 4 तारीख को फेड की मीटिंग भी होने वाली है जिसमें इंटरेस्ट रेट के ऊपर वो अहम डिसीजन लेने वाले हैं, लेकिन सबसे अक्षय तृतीया उसके पहले कल ही है। तो ये जो गोल्ड में गिरावट हमने $2,000 से $1,886 तक हमने जो गिरावट देखी है, वो गिरावट इस फेड की मीटिंग को लेकर ही हुई है, और मेरे ख्याल से अब 1867 एक रेंज बन रहा है जिसके नीचे मुझे इस हफ्ते गोल्ड को जाने की उम्मीद नहीं लगती है, क्योंकि ऑलरेडी फेड का जो डिसीजन आने वाला है उसको ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। ओके, बाजार में ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। 50,600 निचला रेंज आप बता रहे हैं, तो यानी 51,000 के नीचे भाव आए तो खरीदें सर आज? बिल्कुल, लगभग 51,000 के आसपास आए तो बिल्कुल खरीदना चाहिए। वैसे मेरा मानना ये है कि ये हमेशा आपको SIP सिस्टम से ही गोल्ड खरीदना चाहिए। यदि आप गोल्ड को अपने मंथली इंस्टॉलमेंट की तरह, जिस तरह से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसी तरह आप इन्वेस्ट करें तो गोल्ड हमेशा एक अच्छा एवरेज रिटर्न देता है। सर, अब चांदी की बात कर लेते हैं। चांदी भी कमजोर दिख रही है, करीब करीब 900 रुपए गिरावट अभी दिख रही है, 2% कॉमिक्स पर भी नीचे है भाव। क्या आपको लग रहा है चांदी बेहतर मौका देगी? 60,000 तक चांदी आने वाली है क्या? देखिए, जिस प्रकार से वैश्विक बाजारों में जो स्थिति बनी हुई है, जो एक जियोपॉलिटिकल टेंशन है, डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है, डाउ जोन्स नीचे गिर रहा है, तो और जो ये युद्ध की स्थिति बनी हुई है, इससे गोल्ड के ऊपर लोगों की, पूरे विश्व की नजर ज्यादा है, और चांदी से थोड़ी सी नजर कमजोर हुई है। लोगों, जितने भी कंट्रीज हैं, क्योंकि वो गोल्ड को अपनी करेंसी से बैक करना चाहते हैं और गोल्ड को बाय करना चाहते हैं, तो मेरा मानना ऐसा है कि चांदी एक बार आपको $22.05 तक नीचे में दिखा सकती है, और इस हफ्ते की यदि मैं रेंज कहूं आपको तो चांदी $22.05 से $23.75 तक इस हफ्ते ट्रेड कर सकती है, और इसको इंडियन प्राइस में यदि कन्वर्ट करते हैं तो 61,600 से 63,200 के बीच में चांदी रेंज ट्रेड कर सकती है। तो गोल्ड और सिल्वर के लिए ये भी अक्षय तृतीया से पहले आपके लिए अच्छा मौका है कि भाव नीचे आ गए हैं। चलिए सर, अब एक आखिरी सवाल आपसे होगा। दुबई UAE के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक 1% तक सस्ता गोल्ड इंपोर्ट वहां से हो जाएगा, तो ज्वेलर्स के लिए इब्जा की तरफ से आप क्या सलाह दे रहे हैं? देखिए, ये तो जितने भी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए बेहतरीन मौका है। भारत में लगभग 3 लाख ज्वेलर्स हैं, और मेरे ख्याल से जिनका टर्नओवर, सर, जो नियम बने हैं, जिनका टर्नओवर 25 करोड़ के ऊपर एवरेज है पिछले 3 साल का, तो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और उन्हें सरकार एक कोटा देगी। उस कोटे के तहत वो ज्वेलरी जब इंपोर्ट करेंगे दुबई से तो उनको 1% ड्यूटी कम लगेगी, मतलब 1 किलो पे लगभग 50,000 रुपए तक उनको मुनाफा होने वाला है, और यही मुनाफा, उसमें से काफी हद तक मुनाफा कस्टमर को भी पास ऑन होगा, ऐसी सरकार की मंशा है, और ऐसा पूरी इंडस्ट्री को भी लगता है कि इससे सबको फायदा ही होने वाला है। ये बहुत ही बढ़िया मौका है, और इब्जा की तरफ से हमने पूरे इसके लिए एक हेल्प डेस्क बना दिया है, जिसके लिए 5 मई से आवेदन शुरू होगा,
तो ये बहुत ही बेहतरीन मौका है सभी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर के लिए, और सभी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर को इसके लिए आवेदन करना चाहिए। दूसरी, इसमें एक जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें चांदी के ऊपर भी ड्यूटी कम हो गई है। यदि आप दुबई से चांदी इंपोर्ट करते हैं तो अभी जो 10.75% ड्यूटी लगती है वो घटकर 10.2% ड्यूटी हो गई। यानी दो तीन चीजें आपको यहाँ पे जो सुनील मेहता जी ने बताई। एक तो है कि आपका जो 3 साल का जो एवरेज टर्नओवर है वो 25 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए, आप एलिजिबल तभी हो पाएंगे। अब डीजीएफटी की वेबसाइट पे जाइए, फिर वहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। और जो गोल्ड 1% सस्ता इंपोर्ट करना होगा, जो 10.75% जो रेट था इंपोर्ट ड्यूटी का, वो 9.76% होगा। और जो चांदी के लिए जो इंपोर्ट सीमा होगी वो 10.75 से घटकर 10.20% होगा। शुक्रिया मेहता जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए, एक और अहम खबर गोल्ड से जुड़ी हुई है, उस पर बात करने के लिए शिवांशु मेहता साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एमसीएक्स के बुलियन हेड है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। सर, 3 रिफाइनर्स आज इंपैनलमेंट उनका हो रहा है, कुंदन केयर, ऑगमोंट और एमडी ओवरसीज। ये कब से इनकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी, जो डोमेस्टिक रिफाइनर्स है इनकी? जी हाँ, देखिए, अव्वल तो आत्मनिर्भर भारत मिशन के हिसाब से हमने पिछले साल एमसीएक्स गुड डिलीवरी नॉर्म्स इशू किए थे, जिसके तहत जो रिफाइनर्स हैं, डोमेस्टिक रिफाइनर्स, जो सभी स्ट्रिंजेंट किस्म के ऑडिट्स के थ्रू सक्सेसफुल उभरे, उसमें से 2 रिफाइनर्स को हमने पिछली मार्च में इम्पैनल किया था। तो उनको अब 1 साल एक तो हो गया, ये चीज़ कमेमोरेट हुई। और तीसरे रिफाइनर जो हैं इसके अंदर इस लिस्ट में ऐड हुए आज। और ऑलरेडी पिछले 1 साल में देखा गया है कि इंडियन रिफाइंड गोल्ड की 1011 किलोग्राम यानी 1 टन से ज़्यादा डिलीवरी संपन्न हुई है हमारी एक्सचेंज के माध्यम से। तो इसे इस तरह से देखना चाहिए कि देखिए, सर्विस ऑफ द नेशन में जो एक तो इंपोर्ट डिपेंडेंस धीरे धीरे देश में कम होती है, रिसाइकलिंग बढ़ती है, तो जो डोरमेंट गोल्ड है घरों में पड़ा, जो कि जीएमएस की एक बहुत बड़ी विजन रही है, उसे पूर्ति करने में इससे सहायता मिलती है। और जो एक स्पॉट और फ्यूचर्स की जो एक बेटर इंटीग्रेशन है, वो इस तरह से देखी जाएगी कि डोमेस्टिक गोल्ड रिफाइन होकर एक्सचेंज गुड डिलीवरी बन के एक्सचेंज के माध्यम से डिलीवर हो पाएगा। सर, एलबीएमए और अभी जो डोमेस्टिक आप रिफाइनर्स ने, जैसे आपने कहा कि 1 टन से ज़्यादा घरेलू रिफाइनर्स अब तक गोल्ड डिलीवर कर चुके हैं, अब तक उनका हिस्सा कितना है? जी हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर तकरीबन साल के अंदर देखा जाता है कि 5 से 6 टन सोने की डिलीवरी होती है, कई बार 7-8 टन तक भी जाती है। तो अब जो अभी तक इससे पहले, इस इनिशिएटिव से पहले केवल एलबीएमए अप्रूव्ड रिफाइनर्स को और एक रिफाइनर एमिरेट्स को अलाउड था कि उनको एक्सचेंज पे डिलीवर किया जा सकता था उनका गोल्ड। यानी कि आप देखेंगे कि 2003 से लेके अब तक लगभग 128 टन की सोने की डिलीवरी टोटल हो चुकी है एक्सचेंज पे, और 4000 टन चांदी। सवाल मेरा एक और मेरे मन में आ रहा है, क्या अब पूरी तरह से फेज आउट करने की तैयारी है एलबीएमए गोल्ड की? पूरी तरह से जो डोमेस्टिक रिफाइनर्स है वही अब गोल्ड की डिलीवरी करेंगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में या अगले 1-2 सालों में? नहीं, मेरा ख्याल है, देखिए, इसे इस तरह से नहीं देखना चाहिए। देखना इस तरह चाहिए कि जो क्वालिटी रिफाइनर्स इंडिया में है और एमसीएक्स एक ऐसा प्राइस है जिसे कि बेंचमार्क माना जाता है डोमेस्टिकली, तो उन्हें वही प्रीमियम डिस्काउंट जो प्रिवेल कर रहा है वो डोमेस्टिक रिफाइनर्स को भी मिल पाएगा, ना सिर्फ एलबीएमए गोल्ड को मिल पाएगा। क्योंकि जो हमारा सिस्टम है गुड डिलीवरी नॉर्म्स का, वो भी एक स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स के तहत बना है। बीआईएस के स्टैंडर्ड्स को बेस लिया गया है प्रोडक्ट और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को लेके, और उसके ओवर एंड अबव जो चीजें इसके अंदर जोड़ी गई हैं। तो लिहाजा कहने का तात्पर्य ये है कि ये गोल्ड जो इन रिफाइनर्स का बन के आ रहा है, ये भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ही है, इसीलिए इसे उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सम्मिलित किया गया है। मेरी समझ से इसे ऐसे देखना चाहिए। ओके, शुक्रिया मेहता जी, आपने वक्त निकाला इस खबर के लिए और पूरा डिटेल्स समझाया। चलिए वापस से लौटते हैं वायदा बाजार की ओर, और हमारे साथ 3 मेहमान बने हुए हैं। गोल्ड सिल्वर की फिर से बात कर लेते हैं। जिस तरह की गिरावट दिख रही है, रविंद्र जी, सबसे पहले क्या लग रहा है, आज खरीदारी का अच्छा मौका है? काफ़ी गिरा है गोल्ड और सिल्वर दोनों। हालांकि जो न्यूज़ है फेड को लेकर वो पहले से ही बाजार में डाइजेस्ट हो चुका है कि आधे % तक दरों में कटौती होगी। क्या लग रहा है, अब खरीद लें?
गुड मॉर्निंग विश्व मोहन। विश्व मोहन, यस, एक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हमने देखी है कि ये फेड का इवेंट और ये वीक में जो भी डेटास है वो तो काफी क्रूशल है, क्योंकि इट विल स्टार्ट फ्रॉम आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद फेड की मीटिंग होगी और द वीक विल एंड विद नॉन फार्म पेरोल्स। तो मेरे हिसाब से काफी वोलेटाइल हो सकता है ये वीक। पिछले वीक में हमने एक एंड ऑफ द वीक में हमने एक रिबाउंड भी देखा था गोल्ड में। हमने फ्राइडे बताया भी था कि गोल्ड एक बार 51,900 तक के लेवल्स टेस्ट कर सकता है और उसके आसपास गोल्ड आया था। इसके पीछे कारण ये था कि अगर हम डॉलर इंडेक्स, हम यील्ड्स, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स और अगर गोल्ड, ये तीनों के प्राइस एक्शन देखे तो मेरे हिसाब से चार्ट पे एकदम क्लियर है कि गोल्ड सपोर्ट पर है, जो कि अराउंड 1875 1870 डॉलर्स के आसपास है। डॉलर इंडेक्स जो है वो ऑलमोस्ट पैंडेमिक लेवल्स के जो हाई था और 2018 के आसपास जो हाई था उसके आसपास आया है 104, जो कि बहुत ही स्टिफ रेजिस्टेंस है और वहां से हमने थोड़ा सा करेक्टिव मूव भी देखा है। और यील्ड में भी इट इज वेरी क्लोज टू द 200 डीएमए रेजिस्टेंस और एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। तो यील्ड और डॉलर इंडेक्स दोनों ही रेजिस्टेंस पे है और गोल्ड सपोर्ट पे है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही क्रूशल लेवल है ये, और हो सकता है कि फेड इवेंट तक थोड़ा सा रेंज बाउंड रहे गोल्ड और सिल्वर दोनों ही। लेकिन उसके बाद हो सकता है कि एक डायरेक्शन आए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन यही है कि 50 बेसिस पॉइंट हाइक होगा। लेकिन होप्स ये है कि शायद दे माइट गिव सम एग्रेसिव स्टांस आगे जाके, जो हमें नहीं लगता होगा, क्योंकि जो जीडीपी ग्रोथ है वो हमने पिछले वीक देखा था कि इट हैज कम इन नेगेटिव, तो दैट इज लिटिल बिट वरिंग। आईएमएफ से ग्लोबल ग्रोथ की जो एक्सपेक्टेशन है उसे उन्होंने घटाया है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से स्टैगफ्लेशनरी एनवायरनमेंट होने के चांसेस है, जो कि गोल्ड के लिए सपोर्टिव होगा। तो मेरे हिसाब से फेड इवेंट तक हो सकता है कि थोड़ा सा रेंज बाउंड रहे, थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आए गोल्ड में। तो 50,800 50,850 के लेवल्स हमें लग रहा है कि पॉसिबल है, आ सकता है, जो कि अगेन एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और फेड इवेंट के बाद मेरे हिसाब से एक डायरेक्शनल मूव मिल सकता है गोल्ड सिल्वर दोनों में ही। सिल्वर में हालांकि हो सकता है कि 60,000 के आसपास एक बार प्राइसेस आए, जो कि एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो मेरे हिसाब से फेड इवेंट तक थोड़ा सा एक ब्रॉड रेंज में रहेगा। उसके बाद इवेंट के बाद हम देखेंगे कि क्या निकल के आता है फेड इवेंट से, और उसके बाद फिर एक डायरेक्शन मूव आ सकता है। तब तक के लिए आई थिंक इट विल बी इन अ ब्रॉड रेंज। एक करेक्टिव डिप आ सकता है, उसके बाद फिर से बाइंग आ सकती है। अनुज जी, आप क्या सलाह देंगे? काफ़ी इवेंटफुल हफ्ता है, फेड की बैठक, नॉन फार्म पेरोल वगैरह के जो डेटा आएंगे उस पर भी नज़र रहेगी। तो आप क्या रेंज देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के लिए इस हफ्ते के लिए, और अगर किसी को ट्रेड करना है तो क्या सलाह देंगे? विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, गोल्ड का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा नेगेटिव ही दिख रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। और अगर देखें तो गोल्ड एक सपोर्ट के आसपास है, जिसको ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर हम देखें तो बाकी बेस मेटल के अंदर भी यहाँ पे नरमी देखने को मिली है, क्रूड के भाव भी नीचे आए हैं। तो एक इम्पैक्ट जो है डॉलर इंडेक्स में वो नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया। फेडरल बैंक में इंटरेस्ट रेट का डिसीजन एग्रेसिवली हो सकता है, उसके मद्देनजर हमें लगता है थोड़ा सा मार्केट का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव दिख रहा है। सिल्वर के अंदर भी देखें तो $23 को सिल्वर ने ब्रेक किया है, $1900 इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड ब्रीच हुआ है। तो हमें लगता है कि अभी जो फिलहाल ट्रेंड बना है गोल्ड सिल्वर में वो थोड़ा नेगेटिव रहेगा। यहाँ पर हमारा बिकवाली का कॉल रहेगा, गोल्ड में 51,300 के आसपास बिकवाली करें, 51,650 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 50,800 तक देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में $1,855 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। सिल्वर के अंदर भी करीबन 63,500 के आसपास बिकवाली करें, 64,100 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 62,500 62,000 तक देखने को मिल सकता है। तो जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में बढ़त देखने को मिली है और 20 साल के हाईज पर ऑलमोस्ट 2002 के लेवल के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है, तो काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पर हमने एक फॉर्मेशन देखी है, जिसमें हमें लगता है कि जो ट्रेंड है वो आगे भी एक अपसाइड मोमेंटम में रहेगा और 107 108 लेवल तक डॉलर इंडेक्स जा सकता है। तो हमें लगता है कि अभी आने वाले दिनों में कुछ दिनों में अगर हम बात करें तो गोल्ड का ट्रेंड थोड़ा सा डाउन रहेगा और यहाँ पर बिकवाली का सेंटीमेंट गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकता है। अब मीठूपन, आपको क्या लग रहा है, चार्ट पे कैसा दिख रहा है गोल्ड? क्या इंडिकेशन मिल रहा है, खरीदने की या बिकवाली की? तो चार्ट में तो आज डाउन साइड ही है अभी फिलहाल के लिए। 50,800 के आसपास एक थोड़ा सा मॉडरेट सपोर्ट है। अगर वो टूट जाता है तो 50,500 के लेवल भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन काफी जब गैप डाउन खुला है तो पुल बैक पॉसिबल है थोड़ा सा सपोर्ट के आसपास से। तो पुल बैक के हिसाब से मेरे हिसाब से 51,400 के आसपास, जो अनुज ने भी बताया था 350-400, जो एक इंट्राडे लेवल रहेगा और वहां पे सेलिंग बन सकता है। 50,800 टू 900 का जो रेंज है उसको टारगेट रख के ट्रेड करना चाहिए। लेकिन एक चीज और भी है कि जो गोल है काफी क्रिटिकल लेवल पे ही है
और यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड मार्केट थोड़ा सा, जब तक फेड मीटिंग है, मुझे नहीं लग रहा है कि बड़ा मूवमेंट होगा, क्योंकि मंडे अभी है और 2-3 दिन बचा हुआ है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा रेंजिंग मार्केट रहेगा और क्लैरिटी फर्दर आएगा कि स्टेटमेंट क्या आता है फेड की तरफ से। और मुझे ऐसा लग रहा है कि फेड की तरफ से प्रोबेबली डिस्पाइट जो यूएस का क्वार्टर वन जीडीपी नेगेटिव रीडिंग आया हुआ है, तो थोड़ा सा एग्रेसिव स्टैंड रहेगा और रेट हाइक शायद इस बार 50 बेसिस पॉइंट और जून में भी 150 बेसिस पॉइंट हाइक हो सकता है। तो गोल्ड में शायद थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है। ओके, चांदी चार्ट पर कैसे दिख रही है बिटपन, बताइए। चांदी में फिलहाल के लिए थोड़ा ट्रेंडी डाउन है, लोअर लो बना के शायद मार्केट अभी 62,560 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये शायद 61,800 तक मार्केट कर सकता है। तो यहाँ पे पुल बैक में 63,000 के आसपास कोई इंट्राडे पुल बैक आता है गैप डाउन के बाद, जो गैप डाउन हुआ है, तो वो लेवल सेल के लिए बनेगा सिल्वर के लिए। मैं बता रहा हूँ आज के लिए या कल के लिए, जो भी मुड़ के मुझे लग रहा है। तो 61,800 पॉसिबल है, 64,200 का मेजर रेजिस्टेंस फिलहाल के लिए लग रहा है सिल्वर का। लगा ले वहीं पर सेल कर सकते हैं, फिर मेरे हिसाब से लग रहा है कि पुल बैक में सेल करना है 1-2 दिन के लिए। ओके, चलिए अब बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। मेटल में भी आज काफ़ी बिकवाली दिख रही है। जिंक, एल्युमिनियम तो 3 से 4% तक गिर गए हैं। कॉपर भी 2% से ज़्यादा कमजोर है। लेड में 2% से ज़्यादा की बिकवाली है। रविंद्र जी, बेस मेटल्स में काफ़ी बिकवाली दिख रही है, क्या ग्लोबल ग्रोथ और दरें बढ़ने की चिंता ही हावी है या कुछ और है? जी नहीं, वही है, फैक्टर्स तो वही है विश्व मोहन जी। अभी फेड का इवेंट आ रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा हम सेल ऑफ देख रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से सपोर्ट लेवल्स पर है। अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर में 758 के काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर आज मॉर्निंग से देखें तो इट इज़ एक बहुत नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक कॉपर में एक अच्छा लेवल होगा ये बाई के लिए। जैसे मैंने बताया कि डॉलर इंडेक्स पे एक रेजिस्टेंस पे है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग आए बिफोर फेड इवेंट। तो आज के सेशन के लिए कॉपर मुझे एक टॉपिक लग रहा है और पॉसिबिलिटी है कि कॉपर में हम फिर से एक बार 774 776 तक के लेवल्स देख सकते हैं। 776 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहां पर थोड़ा सा अटकेगा ये, अदरवाइज और ऊपर जा सकता है अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो आई थिंक सपोर्ट लेवल्स है। तो आई वुड नॉट गो फॉर शॉर्ट हियर, क्योंकि ऑलरेडी 2% नीचे है कॉपर। तो मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी अच्छा है। तो 762 760 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करके आई थिंक बाइंग स्ट्रेटेजी ले सकते हैं 774 के टारगेट। ओके, तो कॉपर बेचने की सलाह है। 760 के जो टारगेट है रविंद्र जी का कॉपर का, वो नीचे कहीं है, तो आप बेचकर यहाँ पर जा सकते हैं। अनुज जी, आप क्या बेचना पसंद करेंगे? ट्रेंड काफ़ी निगेटिव दिख रहा है मेटल में आज। देखिए विश्वमोहन जी, अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर में एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन देखने को मिला है, जो कि 2020 से रैली स्टार्ट हुई थी, उसको रैली को इसने ब्रेक किया है। हमें लगता है कि अभी सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा बेस मेटल में। हमें लगता है कि कॉपर के अंदर बिकवाली का ट्रेंड आगे देखने को मिलेगा। थोड़ा बाउंस बैक आता है ऊपर में 770 के आसपास से, तो बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। नीचे 760 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हमें लगता है कि थोड़ा सेंटीमेंट जो है, चाहे वो कॉपर हो, चाहे जिंक हो, चाहे एल्युमिनियम हो, यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया है। डॉलर इंडेक्स सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। हमें लगता है कि उसकी वजह से जो बेस मेटल का सेंटीमेंट है वो नेगेटिव हुआ है। एलएमई के अंदर भी जो इन्वेंट्रीज है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि अभी बेस मेटल में आगे ट्रेंड डाउन रहेगा, तो यहाँ बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। बिटूपन, आप क्या सलाह देंगे? मेटल में कोई टॉपिक है आज के लिए आपकी तरफ से? नहीं, मेटल में मुझे कॉपर बेचने का ही लग रहा है फिलहाल के लिए तभी, लेकिन थोड़ा सा पुल बैक में बेचना है। और जो ग्लोबल ग्रोथ कॉन्सर्न है, ग्लोबल ग्रोथ अभी स्लाइड होने वाला है। यूएस का जीडीपी गिरा है, इंटरेस्ट रेट हाइक होने के बाद फर्दर डिक्लाइन होगा। और सिनेरियो इस तरह का है फिलहाल के लिए कि ये डिफ्लेशन, इसको आप स्टैग्फ्लेशन नहीं बोल सकते हो, स्टैग्फ्लेशन से भी खराब सिनेरियो है, क्योंकि आपका जीडीपी गिर रहा है और इन्फ्लेशन भी है। तो और मुझे लग रहा है कि कॉपर में थोड़ा डिमांड डिस्ट्रक्शन हो सकता है और गोइंग फॉरवर्ड, और सप्लाई का भी जो भी इश्यूज है थोड़ा सा रिजॉल्व हो रहा है थोड़ा सा करके बेस मेटल्स में। तो मुझे लग रहा है कि बेस मेटल में कॉपर थोड़ा एक पीक होगा। ये तो लंबा भी बताया था, लेकिन इंट्राडे के लिए बताता हूँ तो मुझे लग रहा है कि 775 76 अगर लेवल बनता है, पुल बैक चाहिए मार्केट को, तो वो लेवल पे शॉर्ट बनेगा। 765 के आसपास इंट्राडे टारगेट रहेगा और 760 फर्दर आप एक्सटेंड कर सकते हो टारगेट के लिए। तो 2 टारगेट ले सकते हो नीचे के लिए, थोड़ा पुल बैक आने से बेच सकते हो। यानी तीनों ही एक्सपर्ट का मानना है कि आप कॉपर बेचकर जा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, जहां पर आज दबाव है। एमसीएक्स क्रूड तो 2% से ज़्यादा नीचे है। रविंद्र जी, क्रूड में क्या करना चाहिए? क्रूड में मेरे हिसाब से विश्वमोहन जी, ये एक करेक्टिव मूव है। हमने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखा था लास्ट वीक में।
और ऊपर के लेवल से एक करेक्शन आया है, लेकिन मेरे हिसाब से 103 102 जब तक होल्ड है तब तक पॉसिबिलिटी है कि फिर से एक बार ये बाउंस बैक दे सकता है। तो मेरे हिसाब से आज इंट्राडे पर्सपेक्टिव से क्रूड में 7,900 तक के लेवल्स पे बाई करना चाहिए। 7,840 के आसपास एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और पॉसिबिलिटी है कि ये फिर से एक बार 8,030 तक आए और अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर से एक बार 8,100 तक आ सकता है। तो मेरे हिसाब से सपोर्ट लेवल्स है अगेन, तो लोअर लेवल्स पे बाई करना बेटर होगा। लोअर लेवल पे बाइंग की सलाह है। अनुज जी, आप सहमत है? आपको भी लग रहा है कि नीचे के स्तरों पे बाई करना है या आप ऊपर बेचना पसंद करेंगे? विष्णु जी, देखिए क्रूड में एक टाइट रेंज बनी है। अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स को ट्रैक करें तो ऊपर में 112 और नीचे में करीबन 97 ब्रेंट में, तो और इसी को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा है। और अगर हम टेक्निकल चार्ट पे भी देखें तो नीचे करीबन 7,300 और ऊपर में करीबन 8,300 के आसपास मार्केट एक रेंज में बनता हुआ दिखाई दिया है। तो हमें लगता है कि यहाँ पर हायर लेवल्स होने की वजह से थोड़ा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे रहेगा। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन कॉल हम रिकमेंड करेंगे। करीबन 7,500 का जो पुट ऑप्शन है वो 160 के आसपास खरीदारी करें। 60 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 300 रुपए तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि क्रूड में भी थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि लास्ट वीक हमने देखा था क्रूड की जो इन्वेंट्रीज हैं वो स्ट्रांगली बढ़ी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सप्लाई है वो बढ़ती हुई दिखी है। हमें लगता है कि उसका असर रहेगा और क्रूड के भावों में हम नीचे लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। फ्यूचर्स में एक्सपेक्टेड है कि 7,600 7,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यानी पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह है। 7500 स्ट्राइक की पुट ऑप्शन खरीदे 160 के आसपास। स्टॉप लॉस जो है 60 का लगा ले 300 के टारगेट के लिए। बीटूपन, क्रूड में आपकी स्ट्रेटजी क्या है आज? मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्रूड ऑयल में थोड़ा सा पुल बैक आएगा। अभी मार्केट 79.50 के आसपास है। थोड़ा काफी गैप डाउन के बाद अभी पुल बैक आ सकता है। तो पुल बैक 79.80 के आसपास मेरे हिसाब से सेलिंग रहेगा और 8050 के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा। और इमीडिएट एक इंट्राडे मैं देख रहा हूँ कि 78.50 का जो लेवल है वो हम लोग टारगेट लेके रख सकते हैं। सो मेरे हिसाब से क्रूड ऑयल सेल ऑन रैली आज के लिए रहेगा, लेकिन क्रूड ऑयल में मेजर डाउन साइड जिस तरह से हम लोग बेस मेटल में देख रहे हैं या थोड़ा सा हम लोग जिस तरह से सिल्वर में देख रहे हैं उस तरह से डाउन साइड क्रूड ऑयल में मुझे बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, इंट्राडे के हिसाब से थोड़ा पुल बैक में सेल करना है और स्टॉप लॉस जरूर लगाए, क्योंकि 8050 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो टूटना नहीं चाहिए। ओके, तो स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए 8050 का। चलिए अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। ग्वार सीड और कॉटन केक, इन दोनों ही काउंटर पर आज क्या राय दे रहे हैं अनुज जी? विष्णुमोहन जी, देखिए ग्वार सीड और कॉटन केक इवन अगर हम बाकी मसालों में भी देखें तो एक ट्रेंड डाउन रहा है। हमें लगता है कि ग्वार सीड के अंदर हमने पिछले हफ्ते भी नेगेटिव ट्रेंड देखा था और इस हफ्ते भी हमें लगता है कि नेगेटिव ट्रेंड रहेगा। तो ग्वार के अंदर भी हमें लगता है बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 6,300 में। 6,440 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 6,050 तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि ग्वार के अंदर जो सेलिंग प्रेशर बना है ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा और भाव हो सकता है कि एक बार 6,000 के नीचे भी आते हुए दिखाई दे, तो यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। वहीं अगर हम कॉटन की बात करें, कॉटन सीड ऑयल केक की, तो वहां पर भी हमने एक नेगेटिव ट्रेंड आते हुए देखा है। एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर भी बिकवाली का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो 2830 के आसपास बिकवाली करें, 2900 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 2700 तक देखने को मिल सकता है। तो कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर भी हमें लगता है नरमी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। यानी ग्वार सीड और कॉटन केक बेचने की सलाह है। 6,050 का टारगेट ग्वार सीड का, कॉटन केक का 2700 का। अब रविंद्र जी, नेचुरल गैस पर आपकी कॉल रह गई थी। नेचुरल गैस ट्रेडिंग के लिहाज से कैसा लग रहा है? क्या खरीदने का मौका है क्या आज? बिल्कुल, नेचुरल गैस में ये सेकेंड लेग ऑफ रैली शुरू हो गई है और मेरे हिसाब से इट माइट गो बियॉन्ड 600। पोजिशनल पर्सपेक्टिव से भी मेरे हिसाब से बाइंग है इसमें और इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आई थिंक 268 270 तक का अगर एक करेक्टिव मूव आता है तो बाइंग कर सकते हैं। 264 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हो सकता है कि 578 580 तक के टारगेट पॉसिबल है, लेकिन ओवरऑल मेरे हिसाब से इट माइट गो बियॉन्ड 600 ऑल्सो। नेचुरल गैस खरीदने की सलाह। लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि आज शाम 4:30 पर आपके लिए एक खास शो लेकर आ रहे हैं अक्षय निवेश, कि अक्षय तृतीया के मौके पर कैसे गोल्ड की शॉपिंग करें, क्या क्या विकल्प है, तमाम अपडेट आपके लिए होंगे आज अक्षय निवेश में। शुक्रिया अनुज जी आपका, बीटूपन आपका और रविंद्र जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे लिए। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही।